Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home. Stay home, stay safe bete. Remember we are doing lesson number 5, the India's foreign trade of economics. तो बेटे 3 टर्म देखिए, पहले मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे ले जाने से पहले इन 3 टर्म्स की मीनिंग क्लैरिफाई करना चाहूंगा। देखिए 3 टर्म्स होती है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। बेटे इनमें क्या चीजें डाली जाती है, देखिए जब भी वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की बात हो बेटे तो वॉल्यूम का मतलब क्वांटिटी से होता है, तो यहां हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, तो वॉल्यूम में आपका आएगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की क्वांटिटीज। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की क्वांटिटी की आपने कितनी वैल्यू का इंपोर्ट किया, कितनी वैल्यू का एक्सपोर्ट किया, इस तरह से। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड बेटे, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड में आएंगे नंबर ऑफ आइटम्स, कि आप किन आइटम का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, जैसे कि बेटे जूट हो गया, टी हो गई, ठीक है, कैपिटल गुड्स हो गए, कंज्यूमर गुड्स हो गए। बेटे जितने ज्यादा आइटम बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा आपका कंपोजिशन ऑफ ट्रेड बढ़ता चला जाएगा बेटे, आइटम्स इंक्रीज होते चले जाएंगे। ठीक है, अब आप देखो इंडिपेंडेंस के समय इंडिया का कंपोजिशन ऑफ ट्रेड भी लिमिटेड था, क्योंकि केवल आप रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करते थे, फिनिश गुड्स का इंपोर्ट करते थे, उसके अलावा कुछ चीज देखने को ही नहीं मिलता था बेटे कंपोजिशन ऑफ ट्रेड में। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंडिया का सरप्लस था बेटे। ठीक है, सरप्लस वॉल्यूम ऑफ ट्रेड था, एक्सपोर्ट हमारे इंपोर्ट से ज्यादा थे, क्योंकि रॉ मटेरियल बेटे देश के हर हिस्से से रॉ मटेरियल को ले जाते थे अंग्रेज अपने घर पर इंग्लैंड में, ताकि वहां पर बेटे उनके इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल इजीली मिल सके। और डायरेक्शन ऑफ ट्रेड का मतलब होता है टू हुम, टू हुम किन के साथ आप ट्रेड कर रहे हो, यानी कि कंट्रीज, किन किन देशों के साथ आप ट्रेड कर रहे हो बेटे। जितने ज्यादा देशों के साथ ट्रेड करोगे उतना ज्यादा डायरेक्शन आपका हाई हो जाएगा, जितना लिमिटेड देशों के साथ करोगे उतना आपका लो होगा। तो इंडिपेंडेंस के समय हम केवल ब्रिटेन के साथ बेटे व्यापार करते थे, बाकी देशों के साथ व्यापार उन्होंने खत्म कर दिए थे। बाकी देशों के साथ जो व्यापारिक रिश्ते होते हैं, ट्रेड रिलेशन जिसे हम कहते हैं, वो खत्म कर दिए थे ब्रिटिशर्स ने, तो हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रेड भी केवल ब्रिटेन के साथ लिमिटेड था बेटे। तो ये 3 चीजें आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम में आएगा क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, कंपोजिशन में कितने आइटम का आप ट्रेड कर रहे हो, कम या ज्यादा, डायरेक्शन में आप किन देशों के साथ आप ट्रेड कर रहे हो बेटे। अब हम भारत का ट्रेड पढ़ेंगे बारी बारी से, वॉल्यूम, कंपोजिशन और डायरेक्शन। तो इंडिया फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस बेटे, तो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है आपका इंडिया फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, और पहला हमारा शुरू हो रहा है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बेटे, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, यानी कि अब हमें यहाँ पर भारत के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, भारत के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में स्टडी करनी है बेटे। तो इसके लिए मैं अब आपके सामने बुक की हेल्प लूंगा, क्योंकि आपके पास ये जो टेबल दे रखी है बेटे, ये टेबल, ठीक है, तो बुक में बहुत सारे डाटा दे रखे हैं, तो बुक की हेल्प हमें लेनी ही पड़ेगी। देखिए पेज नंबर 102 में आपको टेबल 1 दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द डिफरेंट 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो डिफरेंट 5 ईयर प्लान में आपको वॉल्यूम बता रखी है बेटे। पहला प्लान देखिए 1951 से 1956 तक था पहला प्लान, आपको बेटे पता होना चाहिए। ठीक है, प्रोफेसर महालानोबिस थे उस टाइम में चेयरमैन इसके। ठीक है, उन्होंने स्टार्ट किया था बेटे ये। ठीक है, तो देखिए ईयर या पीरियड, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951-56, इंपोर्ट थे आपके 3651, एक्सपोर्ट थे 3109, और टोटल हो गया 6760 बेटे। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड था 6760 बेटे इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान। ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान देखिए 1956 से 1961 था, इंपोर्ट थे 5402, एक्सपोर्ट थे 3063, और टोटल था 8465 बेटे। थर्ड 5 ईयर प्लान में 1961 से 1966 था, 6119 था इंपोर्ट और 2735 था एक्सपोर्ट बेटे, टोटल ट्रेड हो गया 8854। फोर्थ 5 ईयर प्लान 10,035 इंपोर्ट, 9,426 एक्सपोर्ट, टोटल था 19,461। फिफ्थ 5 ईयर प्लान बेटे 20,882 इंपोर्ट, 17,937 एक्सपोर्ट, टोटल 38,819। सिक्स 5 ईयर प्लान जो 1980 से 1985 के बीच आया था, 17,134 थे हमारी इंपोर्ट, 11,744 थे हमारे एक्सपोर्ट, टोटल था 28,878 बेटे। सेवंथ 5 ईयर प्लान 1985 से 1990 तक था बेटे, इंपोर्ट थे 35,412,
एक्सपोर्ट थे 27,661 और टोटल था 63,093। अब इसके बाद आपको ध्यान देने की जरूरत है बेटे, 7th से 8th प्लान के बीच आप एक लाइन से बाइफरकेट कर लीजिएगा। अब 8th 5 ईयर प्लान जो 1992 से 1997 के बीच चला, उसमें देखिए इंपोर्ट 4,70,445, 35,000 से सीधा 4,70,000 बेटे। एक्सपोर्ट 4,20,351 और टोटल 8,90,796। तो बेटे लगभग 15 गुना आपका एक्सपोर्ट बढ़ गया, 15 गुना आपको टोटल फॉरेन ट्रेड आपका बढ़ गया बेटे। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं, यहां पर लिख लीजिएगा। 1991 एक ऐसा ईयर था बेटे जिसमें एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया था बेटे। भारत 1990 से पहले क्राइसिस में फंसा हुआ था, मनी क्राइसिस यहां पर था बेटे। इकोनॉमी धसी हुई थी, फंसी हुई थी, बिल्कुल खराब थी इकोनॉमी। तब बेटे मनमोहन सिंह की चेयरमैनशिप के अंडर, ठीक है, भारत ने एलपीजी रिफॉर्म अपनाए, जिसके अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन अपनाया। ग्लोबलाइजेशन में भारत ने अपने आप को दूसरे देशों के साथ कनेक्ट किया बेटे। प्राइवेटाइजेशन में बहुत सारे पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर कर दिया और प्राइवेट सेक्टर भी बेटे बहुत एक्सपोर्ट करने लगे। लिबरलाइजेशन में कंपनी स्टार्ट करना बहुत आसान कर दिया, जो डॉक्यूमेंटेशन के अलग अलग प्रोसेस थे वो सब हमने आसान बना दिए, जिससे कि हमारा जो ट्रेड था बेटे या जो व्यापार था, जो इंडस्ट्रीज थे, उसमें बूस्ट आया, ठीक है, काफी इंक्रीमेंट आया, जिसके चलते बेटे आउटपुट बढ़ा, आउटपुट के बढ़ते आपका ट्रेड भी बढ़ना शुरू हो गया। तो ये अचानक ट्रेड इतना ज्यादा बढ़ने का कारण आपका एलपीजी, इसे आप लिख लीजिएगा अच्छे से बेटे। 9th 5 ईयर प्लान देखिए, 1997 से 2002 के बीच इंपोर्ट थे 11,75,975, एक्सपोर्ट थी 8,59,530 बेटे। टोटल था 20,35,505। 10th 5 ईयर प्लान में देखिए बेटे 26,58,294 से 19,92,000 हो गया। टोटल था लगभग 40 लाख के आसपास। 11th 5 ईयर प्लान में 2011-12 बेटे, ठीक है, इंपोर्ट 78,68,723, एक्सपोर्ट 49,44,356 करोड़ था बेटे। और जो आपका टोटल था वो था आपका 1,28,000, ठीक है, नहीं कितना है ये, 1,28,13,079, ठीक है। 12th 5 ईयर प्लान में 2012 से 17, ठीक है, 1,31,89,647 का इंपोर्ट, 90,01,485 का एक्सपोर्ट बेटे, और टोटल था 2,21,91,132। तो ये थे आपके बेटे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, जिसमें मैंने पहले बता चुका हूँ क्वांटिटी आएगी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। अब ये आप नीचे के ऑब्जर्वेशन एक बार देख लीजिए, इन्होंने कहा टेबल 1 shows that India's volume of foreign trade has been increased considerably under 5 year plan, कि भारत का जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड था वो लगातार बढ़ता रहा। इट हैज राइजन फ्रॉम 6,760। देखो बेटे, पहला 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था तो हमारा टोटल वैल्यू था 6,760 करोड़, और अंत में 12th 5 ईयर प्लान तक पहुंचते पहुंचते 2,21,91,000 हो गया, यानी काफी ज्यादा इंक्रीमेंट आया बेटे। 3,282 गुना टाइम्स आपका फॉरेन ट्रेड इंक्रीज हो गया बेटे, ठीक है। इसके बाद इसके जो ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं देखिए, सबसे पहला, द परसेंटेज राइज इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हैज बीन हाई ड्यू टू द बेस इफेक्ट, ठीक है। तो जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है बेटे वो काफी इंक्रीज हुआ, क्योंकि बेस आपने 1951 लेकर चल रखा है। बेस इफेक्ट, बेस वो होता है जो सबसे पहला होता है, तो 1951 में 6,760 था, उसके कंपैरिजन में बहुत हाई हो गया, क्योंकि बेस इफेक्ट आपका काफी लो है। इट मींस इनिशियली द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वर वेरी लो, क्योंकि बेस आपका जो था वो बहुत लो था बेटे, इनिशियली बहुत कम थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जिसके कारण जो इंक्रीज आता गया वो बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज आया, ठीक है। सो इवन ए स्मॉल इंक्रीज इन द टोटल वॉल्यूम हैज गिव अ मल्टीपल इंक्रीज इन परसेंटेज राइज। तो छोटा सा स्मॉल भी अगर क्वांटिटी में थोड़ा बहुत भी इंक्रीज आया तो परसेंटेज में बहुत ज्यादा चेंज आ गया बेटे। सेकंड देखिए, वाइल ओवर टाइम इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हैव टेंडेड टू राइज। तो समय के अनुसार भारत के इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही बढ़ते चले गए बेटे। इंडिया शेयर इन द ग्लोबल ट्रेड हैज डिक्लाइन। देखिए, भारत का जो ग्लोबल शेयर है वो घटता गया, लेकिन भारत की वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बेटे बढ़ती चली गई। क्यों? क्योंकि हम शुरुआत में ट्रेड करते ही कहां थे, हम दूसरे देश के साथ व्यापार ही नहीं करते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने साथ व्यापार सीमित रख रखा था बेटे। तो जब हम करते ही नहीं थे और फिर करना शुरू कर दे तो परसेंटेज तो उसकी बढ़ेगी, लेकिन जो ग्लोबल शेयर होता है मार्केट में, जो अदर कंट्रीज है उनके कंट्रीब्यूशन के मुकाबले आपका ट्रेड तो ना के बराबर ही था बेटे, ठीक है। तो ग्लोबल शेयर जो है हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वो घट रहा था, जबकि हमारे जो वॉल्यूम था वो बढ़ रहा था। ये देखिए आप, क्योंकि शुरू में जो बिल्कुल नहीं था वो थोड़ा बहुत होना शुरू हुआ, जिसके कारण वॉल्यूम तो बढ़ी, लेकिन जो ग्लोबल शेयर होता है वो घटता चला गया।
इट हैज डिक्लाइन फ्रॉम 1.8%। 1950 में जो हमारा ग्लोबल शेयर था इंपोर्ट एक्सपोर्ट में 1.8% था, जबकि 1991 में केवल 0.5% रह गया, यानी ग्लोबल शेयर आपका घटा बेटे। इट इज ओनली आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, मैंने बताया आपको 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाए गए थे बेटे, ठीक है। इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड हैज टेंडेड टू इम्प्रूव, तो भारत का जो ग्लोबल शेयर था वो बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है, एलपीजी पॉलिसी आने के बाद। इन 2017-18 इंडिया शेयर इन एक्सपोर्ट वाज 2.1%, तो 2017-18 में जो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट हुआ उसका 2.1% भारत का था, ठीक है। एंड इंपोर्ट वाज 2.6%, इंपोर्ट ज्यादा था क्योंकि इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट बहुत कम करता है। एक्सपोर्ट तो कुछ लिमिटेड चीजों का ही करता है, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स का कंज्यूमर गुड्स का एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, जैसे टी हो गया, जूट हो गया, कैश नट्स हो गए, आलमंड्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इनका एक्सपोर्ट करता है। जबकि जो इंपोर्ट होता है बेटे वो कैपिटल गुड्स, मशीनों का करता है, और हैवी मशीनें कितनी महंगी होती है, राफेल जेट्स का इंपोर्ट किया गया, ठीक है। तो एक्सपोर्ट तो हम बहुत कम चीजों करते हैं, लेकिन इंपोर्ट हम ज्यादा करते हैं बेटे। अगेन इट इज ओनली आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म दैट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड सिग्निफिकेंटली बेटे। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हमारा केवल और केवल, ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद ही बढ़ पाया, उसके बाद हमारा नहीं बढ़ पाया बेटे। तो ये था आपका वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, ठीक है। अब हम कंपोजिशन ऑफ ट्रेड स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटे। स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। कंपोजिशन का मतलब मैंने बताया था आपको, यानी नंबर ऑफ आइटम्स, किन किन आइटम्स का आप क्या करते हो, व्यापार करते हो बेटे, ठीक है। तो तीन चीजें हमें पढ़नी है, वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड, कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड और डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। वॉल्यूम हम पढ़ चुके हैं, आप कंपोजिशन देखिए, यानी किन किन आइटम्स का हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करें इंडिपेंडेंस के समय से, तो देखिए डिक्लाइन इन द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। तो आपको पता है इंडिपेंडेंस से पहले जो यूके था हमसे यहाँ से रॉ मटेरियल, कच्चे माल को इंपोर्ट करके ले जाता था बेटे, ठीक है। तो इस समय हमारा जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट था वो बहुत हाई था, लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंस की टाइम की तुलना करें तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में हमारा जो, ठीक है, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं उसका एक्सपोर्ट गिरा है, ठीक है। का एक्सपोर्ट गिरा है, गिरने के दो कारण है भाई। एक तो डोमेस्टिक डिमांड, भाई हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती हैं जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री हमारी है, उन्हें भी तो रॉ मटेरियल चाहिए, उन्हें भी तो कच्चा माल चाहिए भाई, प्रोडक्ट बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो इसीलिए भाई डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की मांग को पूरा करने के लिए हमने क्या किया, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना कम कर दिया, बंद कर दिया। तो इंडिया इज आल्सो स्टार्टिंग द रॉ मटेरियल फॉर देयर इंडस्ट्रियल आउटपुट। तो हमने रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल के रूप में यूज होते हैं बेटे, जैसे कि चीनी बनाने के लिए शुगर कैन यूज होता है बेटे, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल जो होती है इंडस्ट्रीज, उसमें कॉटन का यूज होता है बेटे, ठीक है। तो इस तरह से जो रॉ मटेरियल होता है उसका डोमेस्टिक इंडस्ट्री में भी तो यूज होता है। तो जब हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री में उसका यूज कर लेंगे तो एक्सपोर्ट कहां से कर पाएंगे। तो पहला रीजन बेटे ये है एग्रीकल्चर के परसेंटेज का गिरने का। सेकेंड, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो पॉपुलेशन जब बढ़ेगी बेटे तो उनको हमें फूड फॉर सर्वाइवल प्रोवाइड कराना पड़ेगा, दिन रात का भोजन प्रोवाइड कराना पड़ेगा। इतनी बड़ी जनसंख्या को जब आप भोजन प्रोवाइड कराओगे तो आप देखोगे कि आपको एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं बेटे। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हाई है कि इसकी ही नीड पूरी नहीं हो पाती, एक्सपोर्ट तो बहुत दूर की बात है बेटे, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन निकल कर आया है ये कि भाई डिक्लाइन इन द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, जो एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट है इंडिया के अंदर वो काफी गिर गया है बेटे। क्यों? क्योंकि इंडिया ने जो फार्म प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उनका यूज करना शुरू कर दिया अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए। एज वेल एज इंडिया की पॉपुलेशन काफी इंक्रीज हुई है और इस पॉपुलेशन, बढ़ी हुई पॉपुलेशन को बेटे फूड फॉर सर्वाइवल प्रोवाइड कराने के लिए भी हमने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को कंट्री में ही कंजप्शन करना शुरू कर दिया, बाहर भेजना बंद कर दिया बेटे, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, डिक्लाइन इन द परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम। कन्वेंशनल यानी कि वो परंपरागत आइटम्स, वो परंपरागत प्रोडक्ट जिसे हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। तो बेटे कौन से थे कन्वेंशनल आइटम इंडिया में? देखिए जूट, टी, कॉटन, ठीक है, ये सब चीजें परंपरागत आइटम के अंदर आपके आते थे, ठीक है। मिनरल्स, फूड ग्रेन आपका हो गया। तो ये सारी कन्वेंशनल आइटम थे जिसका हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे बेटे। तो इन कन्वेंशनल आइटम के एक्सपोर्ट कम हो चुके हैं, उसमें भी हमने गिरावट आई है बेटे। अगेन उसका कारण सिंपल सा ये है भाई, हमने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में यूज करना शुरू कर दिया। अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की डिमांड को पूरा करने के लिए हमने इनका एक्सपोर्ट करना बंद
कर दिया बेटे। दीज आइटम कंस्टिट्यूटेड द बल्क ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के समय ज़्यादातर इन कन्वेंशनल आइटम का एक्सपोर्ट होता था, जिसमें फूड ग्रेन आ गया बेटे, जूट आ गई, कॉटन आ गई, टी आ गई, मिनरल्स आ गया बेटे। बट विद प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम टू प्लेस डोमेस्टिक डिमांड फॉर कन्वेंशनल आइटम हैज बीन राइजिंग अप बेटे। तो इन कन्वेंशनल आइटम की हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है, ठीक है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इनकी डिमांड अराइज होते बेटे वो लगातार बढ़ती जा रही है। डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है, जिसका कारण हम इनका एक्सपोर्ट नहीं कर पाते और इसकी खपत जो है वो इंडिया के अंदर ही सारी की सारी हो जाती है बेटे, इसीलिए इनका जो एक्सपोर्ट है वो गिर गया बेटे। थर्ड पॉइंट देखिए, इंक्रीज इन द परसेंटेज जो शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड। इंडिपेंडेंस से पहले तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स थे वो बहुत कम थे बेटे, तो उसका एक्सपोर्ट तो हम कर ही नहीं पाते थे। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद हमने गुड्स प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए, उनका मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया बेटे। तो इसलिए जो मैन्युफैक्चर गुड्स होते हैं, जो प्रोड्यूस्ड गुड्स होते हैं, उनका जो एक्सपोर्ट है वो लगातार बढ़ता चला गया बेटा। इसमें भी जेम्स, जिन्हें डायमंड कहते हैं बेटे, जेम्स, ज्वेलरी, प्रीशियस मेटल, ठीक है, काफी जो महत्वपूर्ण धातुएं होते हैं जैसे प्लैटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया बेटे, इन चीजों का एक्सपोर्ट इंडिया ने बढ़ाना शुरू कर दिया बेटे। सो परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स इन टोटल एक्सपोर्ट हैज बीन राइजिंग अप, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर गुड्स जो है उसकी जो परसेंटेज है एक्सपोर्ट्स के अंदर वो लगातार बढ़ती जा रही है बेटे। प्रेजेंटली जेम्स एंड प्रीशियस मेटल, जेम्स समझते हो ना बेटे, ठीक है, डायमंड्स जो होते हैं, हीरे, ठीक है, हीरे की अंगूठियां हो गई बेटे, ठीक है, हीरो का हार हो गया, ये जेम्स होते हैं। तो जेम्स हो गई या प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड हो गया बेटे या प्लैटिनम हो गया, ठीक है, बहुत महंगी धातु होती है प्लैटिनम, पता है आपको, सिल्वर हो गई, इनका हमने एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करना शुरू कर दिया बेटे। साथ ही साथ मशीनरी एंड व्हीकल्स, ठीक है, हीरो देखिए इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है जो एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट को, तो मशीनरी और व्हीकल्स होते हैं उसका एक्सपोर्ट भी हमने शुरू कर दिया। सो दीज पॉइंट टू द फैक्ट दैट द प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज यील्डिंग द रिजल्ट, यानी कि ये पॉइंट आपको दर्शाते हैं कि हमने जो प्लानिंग की थी बेटे, जो 5 ईयर प्लान हमने शुरू किए थे, उन्होंने अब अपना फायदा या अपना प्रॉफिट देना हमें स्टार्ट कर दिया था बेटे, उनका फायदा हमें मिलना शुरू हो गया था। तो ये था कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। कंपोजिशन यानी किन आइटम का आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो बेटे। तो परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट गिर गया, क्यों गिर गया? क्योंकि हमारी डोमेस्टिक डिमांड बढ़ गई इंडस्ट्रीज की और साथ ही साथ हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई, जिसके कारण जो डिमांड है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की वो देश में ही पूरी कर ली जाती है। सेकंड था डिक्लाइन इन द परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम। कन्वेंशनल यानी वो परंपरागत आइटम जिनका हम एक्सपोर्ट करते थे बेटे। तो इंडिपेंडेंस से पहले हम फूड ग्रेन, कॉटन, जूट, टी, मिनरल्स, इन सब का एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अब इसमें कमी आई। क्यों कमी आई? क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री ने इसके यूज को बढ़ा दिया। और थर्ड था बेटे इंक्रीज इन द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर, जो प्रोड्यूस आइटम होते हैं उनका शेयर बढ़ गया, ठीक है, जिसमें जेम्स आ गए, ज्वेलरीज आ गई बेटे, ठीक है, मशीनरी आ गई, व्हीकल्स आ गए, इनका एक्सपोर्ट हमने बढ़ा दिया बेटे। तो दीज चेंजेस इन द इंडियाज कंपोजिशन फॉर ट्रेड सजेस्ट दैट द इंडिया इज नो लॉन्गर अ स्टैटिक एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। तो ये चेंजेस आपको बताते हैं कि भारत अब कोई बैकवर्ड या स्टैटिक इकोनॉमी नहीं है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी नहीं रहा। भारत भी अब डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर हो चुका है बेटे, धीरे धीरे भारत भी अब डेवलप होता जा रहा है बेटे, ठीक है। अब इंडिया केवल कोई अग्रेरियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी नहीं है बेटे, इंडिया भी थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मूव करता जा रहा है। सो इंडिया इज नॉट अ कंप्लीटली एग्रेरियन इकोनॉमी राइट नाउ। हम भी बेटे इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं और हो सकता है आज से 15, 20 या 25 साल बाद इंडिया भी एक अच्छी इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी बन जाए और इंडिया भी एक डेवलप कंट्री बेटे कहलाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।